हेलो नमस्कार जय हिंद। मेरा नाम है ब्यूटी और आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम कक्षा छठवीं की एनसीईआरटी भूगोल पाठ 3 पृथ्वी की गति के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, कोई भी पाठ स्टार्ट करने से पहले हमें उस चैप्टर का नाम जरूर पढ़ना चाहिए कि आखिर उस चैप्टर का नाम क्या है, क्योंकि उस चैप्टर के नाम के सहारे हम ये जानकारी हासिल करते हैं कि हमें आगे क्या पढ़नी है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर लिखा गया है पृथ्वी की गतियां, यानी कि हमें पृथ्वी की गति के बारे में पढ़नी है। तो दोस्तों, मतलब जिस तरह से हम और आप गति करते हैं, हर चीज गति करता है, उसी तरह से हमारी पृथ्वी भी गति करती है। ठीक है, गति मतलब अगर हम बात करें तो गति मतलब हम बोल सकते हैं कि मूव करना। ठीक है, तो यहाँ पे हम जैसे एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं तो वहां पर हम गति कर रहे हैं। पंखा घूमते रहता है, उस चीज को हम बोलेंगे कि पंखा गति कर रही है। तो इसी तरह से हमारी पृथ्वी भी गति करती है। तो उसी के बारे में पढ़ना है कि किस तरह से हमारे सोलर सिस्टम में हमारी पृथ्वी गति करती है। तो चलिए कक्षा स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, अगर आप सोच रहे हैं कि आप हमारे YouTube चैनल पर पढ़ रहे हैं और यहाँ पर कोई टीचर का फेस नहीं दिख रहा है तो आपको नॉलेज अच्छी नहीं मिल पाएगी, तो आप बिल्कुल गलत सोच रहे हैं। ऐसा नहीं है। अगर कोई टीचर का फेस आपको नहीं दिख रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि आपको पढ़ाई में कोई कमी नजर आएगी। ठीक है, तो आप पेशेंस रखो, धैर्य बनाए रखो, और मैं आपको गारंटी दिलाती हूँ कि इस चैप्टर को देखने के बाद आपको कहीं से भी इस चैप्टर में कोई भी दिक्कत और कोई भी परेशानी नहीं आने वाली है। और हाँ, मैं सिर्फ पुस्तक से ही नहीं, मैं इसमें एनिमेशन के माध्यम से भी आपको बहुत अच्छे से समझाने वाली हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखो यहाँ क्या दिया है कि जैसा कि आप जानते हैं, पृथ्वी की गति दो प्रकार की है, घूर्णन एवं परिक्रमण। पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना घूर्णन कहलाता है। सूर्य के चारों ओर स्थिर एक कक्ष में पृथ्वी की गति को परिक्रमण कहते हैं। तो देखो यहाँ पे क्या बताया कि पृथ्वी की गति दो प्रकार की है, और एक है घूर्णन तथा दूसरी है परिक्रमण। पहला क्या है? घूर्णन, और दूसरा परिक्रमण। तो आइए इसको हम समझने से पहले हम देख लेते हैं कि घूर्णन किस तरह की गति को कहते हैं और परिक्रमण किस तरह की गति को कहते हैं। देखो बच्चों, यहाँ पर हमारी पृथ्वी घूम रही है। यहाँ से तुम देख सकते हो कि यह किस तरह से घूम रही है। ये खुद को यहाँ से इधर से पश्चिम से पूर्व की ओर घूम रही है। देखो, कहीं से भी अगर किसी भी चित्र का दिशा पता करना हो तो ऊपर वाले भाग को हम उत्तर कहते हैं, नीचे वाले भाग को दक्षिण, इधर के वाले भाग को पश्चिम और इधर वाले भाग को पूर्व। ठीक है, तो हमारी जो पृथ्वी है देखो पश्चिम से पूर्व की ओर मूव कर रही है, पश्चिम से पूर्व की ओर गति कर रही है। तो पृथ्वी की इस गति को हम कहते हैं घूर्णन गति। क्या कहते हैं? घूर्णन गति। पृथ्वी की इस गति को हम क्या कहते हैं? घूर्णन गति कहते हैं। और ये अपने अक्ष पर घूर्णन करती है। ये जो है अपने अक्ष, अक्ष कहने का मतलब कि बीच में इस तरह से एक लाइन मान लिया जाता है, ऐसे काल्पनिक लाइन, और ऐसे मान लिया जाता है कि इसके साथ इसको अक्ष मान लिया जाता है। ठीक है, और इसी के इस तरह से ऐसे पृथ्वी रोटेट करते रहती है। ओके, तो इस गति को देखो, तुमको समझना है कुछ नहीं, बस देखना है कि गति किस प्रकार कर रही है। जो पृथ्वी इस तरह की गति कर रही है, इस गति को हम कहते हैं घूर्णन गति। और अब चलो हम बताएंगे कि परिक्रमण गति किसे कहते हैं। देखो मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर यहाँ जितने भी ग्रह हैं वो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं, और इस गति को हम कहते हैं परिक्रमण गति। इस गति को क्या कहते हैं? परिक्रमण गति कहते हैं। जैसा कि यहाँ पर देख सकते हो, हमारी पृथ्वी जो है सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रही है। ठीक है, यहाँ पर अब यहाँ पहुंच गई, फिर यहाँ पहुंच गई, इस तरह से यहाँ, और बाकी ग्रह भी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं। तो जब सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं तो उसे हम कहते हैं परिक्रमण गति। उसे क्या कहते हैं? परिक्रमण गति उसे कहते हैं। यहाँ पर बात समझ में आज आ गई होगी, मुझे लगता है कि। तो अब देखो, तुम्हारे माइंड में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि तो क्या पृथ्वी घूर्णन गति करते हुए सूर्य का परिक्रमण करती है, यानी कि खुद घूमती है और सूर्य के चारों तरफ चक्कर भी लगाती है? तो जी हाँ, बिल्कुल आप सही सोच रहे हैं, पृथ्वी ऐसे ही गति करती है। पहले तो जिस तरह से हम बताएं कि घूर्णन करती है,
वैसे ही अपने अक्ष पे रोटेट करते रहती है, यानी कि घूर्णन करती है, और घूर्णन करते हुए ही सूर्य के चारों ओर परिक्रमण करती है, यानी कि सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। ठीक है, और सिर्फ हमारी पृथ्वी ही नहीं, सोलर सिस्टम में जितने भी ग्रह होते हैं वे सभी के सभी अपने अक्ष पर घूर्णन भी करते हैं और सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, जिसे हम परिक्रमण कहते हैं। तो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाएंगे उसे हम परिक्रमण कहेंगे, और जब खुद के अक्ष पे घूमते हैं तो उसे हम कहते हैं घूर्णन गति। यहाँ पर तुम देख सकते हो कि ये देखो, ये लाइन बनाई गई है, ये जो, हाँ, ये जो गोल गोल लाइन है तुमको दिख रही इस तरह से, ऐसे, ये, तो ये मतलब बहुत सारे बच्चों को समझ में नहीं आती कि ये है क्या। तो ये देखो रास्ता है, कोई भी ग्रह का रास्ता बताया गया कि इसी रास्ता पर ये जैसे कि हमारी पृथ्वी है तो इसी रास्ता पे ये सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाएगी, ना कि वो इधर आएगी ना ही उधर जाएगी। मतलब इन सभी ग्रह को परिक्रमण करने के लिए एक निश्चित रास्ता होता है। ठीक है, और वो निश्चित निश्चित रास्ता जो है अंडाकार होता है, देख रहे हो, इसे हम अर्धवृत्ताकार भी कहते हैं। और इस रास्ता को ही कक्ष कहा जाता है। इस रास्ता को क्या कहा जाता है? कक्ष कहा जाता है। ओके, वहां पर हम देख रहे थे कि पृथ्वी अपने अक्ष पर जब घूर्णन कर रही थी तो बीच वाले लाइन को अक्ष कह रहे थे, और यहाँ पर इसके रास्ते को हम कक्ष या फिर कक्षा कहते हैं, कक्षा। ठीक है, ये जो रास्ता दिख रहा है ना पृथ्वी की और बाकी ग्रहों की, ये लाइन नहीं है, बस ये सब रास्ता बताया गया है कि इस तरह से इन्हीं रास्ता पर ये सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, तो इन्हीं रास्ता को हम कक्षा कहते हैं। क्या कहते हैं? कक्षा कहते हैं। आई होप आपको क्लियरली समझ में आ गई हो। देखो मेरे प्यारे बच्चों, अब यहाँ पर हम घूर्णन को पढ़ते हैं और परिक्रमण को भी समझते हैं कि क्या है घूर्णन, क्या है परिक्रमण। तो मैंने तो तुम्हें बहुत अच्छे से समझाया, अब मैं सिर्फ ये लाइन पढ़ूंगी और तुम्हें समझना है। अगर नहीं समझ में आया ना तो 4 जूता लगाऊंगी, इतना अच्छे से समझाया है भाई। ठीक है, खैर बुरा मत मानना, मैं ऐसे ही कह रही हूँ। देखो यहाँ पर क्या कह रहा है, घूर्णन एवं परिक्रमण, ये तो पृथ्वी की 2 तरह की गति होती है। पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना घूर्णन कहलाता है, तथा सूर्य के चारों ओर एक स्थिर कक्ष में पृथ्वी की गति को परिक्रमण कहते हैं। हमने बताया ना कि सभी का स्थिर कक्ष होता है, यानी कि इन निश्चित एक रास्ता होता है, उसी में सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, जिसमें हमारी पृथ्वी लगाती है। तो जब सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाएगी तो परिक्रमण कहेंगे, अपने अक्ष पर घूमती है तो घूर्णन कहेंगे। ठीक है, तो ये अक्ष होता क्या है? ठीक है, ये अक्ष क्या होता है? तो पृथ्वी का अक्ष एक काल्पनिक रेखा है जो इसके कक्षीय सतह से 66.5 डिग्री का कोण बनाती है। ठीक है, वह समतल जो कक्ष के द्वारा बनाया जाता है उसे कक्षीय समतल कहते हैं। चलो इसको हम फिगर से समझते हैं। मुझे लगता है कि जो चीज फिगर से मतलब समझ में आएगी ना, वो ऐसे नहीं उतना समझ में आएगी। देखो इस तरह से, यहाँ पर देखो, ये मान लो हमारी पृथ्वी है। ठीक है, देखो यहाँ पर, ये देखो यहाँ पर पृथ्वी का ही एक छोटा रूप है जिसे हम ग्लोब कहते हैं, और ग्लोब के बारे में हमने पार्ट 2 में बहुत अच्छे से समझा था, है कि नहीं? तो ये ग्लोब जो है हूबहू पृथ्वी का ही एक नकल है। तो देखो यहाँ पर देखो कि ग्लोब को बच्चियां जो है घुमा रही है, मतलब इस तरह से। ठीक है, तो जैसे हमारी पृथ्वी घूमती है पश्चिम से पूर्व की ओर, तो वैसे ही इस ग्लोब को घुमाने के लिए, पश्चिम से पूर्व की ओर ग्लोब को घुमाने के लिए इसके बीच में एक सुई लगाया जाता है। मतलब सुई वो सीने वाला नहीं, मतलब बीच में कोई कांटी जैसा नुकीला इसमें लगाया जाता है, ताकि ताकि ये ग्लोब जो है वो पृथ्वी की तरह पश्चिम से पूर्व की ओर घूम सके। ठीक है, तो इसी को हम कहते हैं, ये जो सुई लगा होता है ग्लोब में, इसी को हम कहते हैं अक्ष। क्या कहते हैं? अक्ष कहते हैं। ठीक है, जो ग्लोब में सुई लगा हुआ है जो कि पृथ्वी को घूमने में मदद करती है, सॉरी ग्लोब को घूमने में मदद करती है, उस सुई को हम अक्ष कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, अक्ष के इस पॉइंट को देखो और इस पॉइंट को देखो, तो इस भाग को हम कहते हैं उत्तरी ध्रुव और इस भाग को कहते हैं दक्षिणी ध्रुव। तो यहाँ पर पृथ्वी जो है चपटी होती है, पृथ्वी जो है यहाँ पर क्या होती है? हल्की चपटी होती है,
और नीचे भी हल्की चपटी होती है। यानी कि हम कह सकते हैं कि पृथ्वी जो है ध्रुवों के पास चपटी होती है। पृथ्वी जो है ध्रुवों के पास चपटी होती है। और ध्रुव किसे कहते हैं? अक्ष का उत्तरी बिंदु को हम उत्तरी ध्रुव कहते हैं और दक्षिणी बिंदु को हम दक्षिणी ध्रुव कहते हैं। ठीक है, आई होप तुमको अक्ष अच्छे से समझ में आया होगा। उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव समझ में आई होगी। ठीक है, तो देखो ये जो बीच में नीडल, इसके बीच में जो नीडल घुसा हुआ है उसी को हम अक्ष कह रहे हैं। ऊपरी भाग को हम यहाँ पे ध्रुव कह रहे हैं और यहाँ पर भी ध्रुव कह रहे हैं। ऊपर में है तो उत्तरी ध्रुव और नीचे है तो दक्षिणी ध्रुव। ऊपर में है तो उत्तरी, ना कि ऊपरी, उत्तरी ध्रुव। ठीक है, नीचे दक्षिणी ध्रुव। एक और बात यहाँ से देखो कि क्या होता है कि पृथ्वी ध्रुवों के पास थोड़ी सी चपटी होती है और बीच में इस तरह से उभरी हुई होती है। ठीक है, इस तरह से उभरा हुआ भाग पृथ्वी का दिखाई दे रहा होगा। ये दरअसल पृथ्वी नहीं है, पृथ्वी का ही नकल है। ग्लोब को हम पृथ्वी मानकर चलते हैं क्योंकि ग्लोब पर पृथ्वी के जैसा ही हूबहू चित्र बनाया गया है। मतलब पृथ्वी का छोटा रूप हम ग्लोब को बता सकते हैं, है कि नहीं। अब इतनी बड़ी पृथ्वी है तो उसको तो हम पढ़ नहीं सकते हैं। पृथ्वी कैसे घूमती है उसको थोड़ा हम देख सकते हैं। वो तो सैटेलाइट के जरिए हमें फोटो वीडियोस मिली तब हम समझे कि पृथ्वी ऐसे ऐसे घूमती है। लेकिन अब हमको देखना हो कि किस तरह से घूमती है तो उसके लिए हमें ग्लोब का ही सहारा लेना पड़ेगा। उसके लिए हमें पृथ्वी का एक नकल बनाना होगा, तभी ना हम समझेंगे कि हाँ पृथ्वी कैसे घूमती है। तो इसलिए पृथ्वी को समझने के लिए ग्लोब को बनाया गया। ठीक है, तो अब देखो, क्या पृथ्वी में ऐसे बीच में कोई नीडल अक्ष होता है? क्या पृथ्वी के बीच में इस तरह से कोई अक्ष है? नहीं, ये सिर्फ ग्लोब में है। ठीक है, ताकि हम ग्लोब को पृथ्वी की तरह घुमा सके पश्चिम से पूर्व की ओर। ओके, एक और बात देखो, यहाँ पर इस तरह से ग्लोब जो है वो मतलब सीधा नहीं है। ये वाला पोर्शन तो यहाँ होना चाहिए था, तब ना ऐसे सीधा होता। यहाँ पर टेढ़ा है, हल्का इस तरह से है। अक्ष जो है टेढ़ा है, यानी कहने का मतलब कि ऐसे इस तरह से सोझ नहीं है। सोच मतलब सीधा नहीं है अक्ष। अक्ष तो ऐसे सीधा रहना चाहिए था, ऐसे नहीं है। जबकि अक्ष जो है इस तरह से हल्का झुकी हुई है। तो ये कितने डिग्री पर झुकी हुई है? 66.5 डिग्री। कितने डिग्री पर झुकी हुई है? 66.5 डिग्री। अब देखो हम फिर से पुस्तक की ओर आ चुके हैं। देखो क्या कह रहा है कि पृथ्वी का अक्ष एक काल्पनिक रेखा है। बिल्कुल पृथ्वी में थोड़ा ना बीच में ऐसे सुई घुसी हुई है, नहीं, वो तो ग्लोब में है। लेकिन हम मान कर चलते हैं, क्यों? क्योंकि ताकि हमें पता चले पृथ्वी कितनी डिग्री झुकी हुई है। तो कितनी डिग्री झुकी हुई, जल्दी बताओ। 66.5 डिग्री। अब देखो, इसके कक्षीय सतह से 66.5 डिग्री का कोण बनाती है। पृथ्वी का अक्ष एक काल्पनिक रेखा है जो इसके कक्षीय सतह से 66.5 डिग्री का कोण बनाती है। चलो मैं इसे फिगर से फिर समझाती हूँ। ऐसे देखो, यहाँ पे खुद एनसीईआरटी बनाया है। देखो इस तरह से ये हमारी पृथ्वी है। ठीक है, इसका ये देखो, इसका अक्ष है। ये वाला जो लाइन है ये अक्ष है और इसका कक्षीय समतल कहने का मतलब कि इस तरह से ये वाला लाइन को हम क्या कहेंगे? कक्षीय समतल। तो यहाँ से कितने डिग्री झुकी हुई है? तो 66.5 डिग्री। यू कैन सी दैट यहाँ से कितने डिग्री झुकी हुई है? 66.5 डिग्री। ठीक है, अगर हमारा अक्ष जो है पृथ्वी का अक्ष इतना 23.5 डिग्री अगर इधर होता तो इस तरह से हमारा अक्ष यहाँ पर ऐसे सीधा होता। लेकिन नहीं, 66.5 डिग्री झुकी होने के कारण हमारी जो पृथ्वी है वो हल्का टेढ़ी मतलब दिखती है। टेढ़ी पृथ्वी नहीं है, मतलब उसका घूर्णन जो है टेढ़ जैसा। तुम ग्लोब में देखा ही होगा। चलो देखो अब क्या बोल रहा है। तो कक्षीय समतल तक तो तुम्हें समझ में आ गई। कक्षीय समतल इस तरह से यह है कक्षीय। कर्क रेखा, विषुवत रेखा, मकर रेखा, ये सब तो पहले ही मैं बता चुकी हूँ, तो मुझे नहीं लगता फिर से बताने का जरूरत है। ठीक है, ये है उत्तरी ध्रुव, नीचे वाला ये है दक्षिणी ध्रुव। ठीक है, अब देखो यहाँ पर प्रदीप्ति वृत्त कह रहा है। यहाँ पर देखो, प्रदीप्ति वृत्त किसे कहते हैं? प्रदीप्ति वृत्त किसे कहते हैं? तो देखो यहाँ पर हम प्रदीप्ति वृत्त, दरअसल में कुछ ऐसा होता नहीं है पृथ्वी पर, लेकिन हम ऐसा आसानी से समझने के लिए बना लेते हैं। जैसे देखो यहाँ पर सन है
तो पृथ्वी क्या है, अपने अक्ष पे घूर्णन करती है। जैसे यहाँ पे तुम्हें दिख रहा होगा, इस तरह से बताया गया है यहाँ पर एरो का साइन देकर, यानी कि हमारी पृथ्वी ऐसे घूर्णन कर रही है। ठीक है, तो देखो अब सूर्य है, तो जब घूर्णन करेगी हमारी पृथ्वी सूर्य के सामने से, तो पृथ्वी के इस वाले भाग में तो क्या होगा, दिन होगा। क्यों दिन होगा, क्योंकि यहाँ से सनलाइट आ रही है ना, तो इधर वाला ही भाग में दिन होगा, और ये वाले भाग में सनलाइट नहीं पहुँचने के कारण यहाँ पर रात होगी। यहाँ पर प्रकाश नहीं पहुँचने के कारण क्या होगी, रात होगी। तो दिन और रात को विभाजित करने वाली एक रेखा हम मान लेते हैं, और इसी रेखा को हम कहते हैं प्रदीप्ति वृत्त। क्या कहते हैं, प्रदीप्ति वृत्त कहते हैं। तो दिन और रात को विभाजित करने वाली रेखा को प्रदीप्ति वृत्त कहते हैं। तो दिन और रात क्यों होता है, तो पृथ्वी की घूर्णन के कारण, पृथ्वी के घूर्णन के कारण दिन और रात। मान लो कि अगर पृथ्वी घूर्णन नहीं करती, एक जगह रहती, तो सिर्फ इसी भाग में दिन रहता और इस भाग में रात होता है कि नहीं। तो ये भी आता है ऑब्जेक्टिव में कि किस पृथ्वी की किस गति के कारण दिन और रात होती है, तो घूर्णन गति के कारण होती है। देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, पृथ्वी सूर्य से प्रकाश प्राप्त करती है। पृथ्वी का आकार गोले के समान है, इसलिए एक समय में सिर्फ इसके आधे भाग पर ही सूर्य की रोशनी प्राप्त होती है और सूर्य की ओर वाले भाग में दिन होता है, जबकि दूसरा भाग जो सूर्य से दूर है वहां पर रात होती है। ग्लोब पर वह वृत्त जो दिन तथा रात को विभाजित करता है उसे प्रदीप्ति वृत्त कहते हैं। तुम्हें समझ में आई होगी अच्छे से। अब देखो, यह वृत्त अक्ष के साथ नहीं मिलता है, जैसा कि आप चित्र में देख सकते हैं। अक्ष तो यहाँ है, चित्र में देख ही सकते हो, अक्ष इस तरह से और वृत्त ये है, प्रदीप्ति वृत्त इस तरह से है। देखो, पृथ्वी अपने अक्ष पर एक चक्कर लगाने में 24 घंटे का समय लेती है, यानी कि घूर्णन करने में पूरा घूर्णन करने में पृथ्वी कितना घंटे का समय लेती है, 24 घंटे का समय लेती है। तो इसलिए हम कहते हैं कि पृथ्वी पर दिन 24 घंटे का होता है, एक दिन 24 घंटे का होता है, जिसमें 12 घंटा दिन होता है और 12 घंटा रात होता है। अब देखो क्या कर रहा है, घूर्णन के समय काल को पृथ्वी दिन कहा जाता है। मतलब वही हम बोलते हैं ना आमतौर पर कि एक दिन में कितने घंटे, तो एक दिन में 24 घंटे, जिसमें 12 घंटे रात और 12 घंटे दिन। यह पृथ्वी की दैनिक गति, कहने का मतलब कि यह पर डे पृथ्वी इस तरह की गति करती है। अगर सोचो इस तरह से अगर पृथ्वी घूर्णन ना करे तो एक ही भाग में दिन रहेगा, एक ही भाग में रात रहेगा, मतलब पृथ्वी पर तो त्राहिमाम मच जाएगा। देखो क्या कह रहा है कि अगर पृथ्वी घूर्णन नहीं करे तो क्या होगा, तो सूर्य की तरफ वाले भाग में हमेशा दिन रहेगा और जिस भाग पर प्रकाश नहीं पड़ रही है वहाँ पर अंधेरा ही अंधेरा रहेगा, और जिस भाग पर दिन रहेगा वहाँ पर सिर्फ और गर्मी ही पड़ेगी, और जिस भाग पर दिन नहीं रहेगा वहाँ पर सिर्फ ठंडी ही ठंडी रहेगी। इस अवस्था में पृथ्वी पर फिर कोई भी जीवन मौजूद नहीं रहेगा, सभी लोग मारे जाएंगे, क्योंकि एक भाग पूरा ही गर्म रहेगा और दूसरा भाग उतनी ही ठंडी रहेगी। वैसे भी ठंडी के दिन में तुम देखे होगे कि सूर्य का प्रकाश उतना नहीं आता है, तो ठंडी, इसीलिए तो ठंडी का दिन आता है जब सूर्य का प्रकाश मतलब हमारे जगह पे अच्छे से नहीं पड़ता है, तो वहाँ पर ठंडी का दिन आ जाता है, और जब सूर्य का प्रकाश पूरा तेज पड़ने लगता है तो फिर हम कहते हैं कि गर्मी आ गया। अब देखो यहाँ पर बॉक्स में क्या कह रहा है एनसीईआरटी कि प्राचीन भारतीय खगोल शास्त्री आर्यभट्ट ने बताया था कि पृथ्वी गोल है और अपने अक्ष पर घूर्णन करती है। सोचो उस समय आर्यभट्ट के समय कोई सैटेलाइट नहीं होता था, कोई मतलब वैज्ञानिक उतना कुछ खोज नहीं हुआ था। उस समय हमारे देश में इतने महान खगोल शास्त्री जिनका नाम था आर्यभट्ट, उन्होंने बताया था कि पृथ्वी गोल है तथा अपने अक्ष पर घूर्णन करती है। सोच सकते हो कितने महान होंगे, कैसे पता किए होंगे। अब देखो यहाँ पर क्या बात कह रही है एनसीईआरटी कि पृथ्वी की दूसरी गति जो सूर्य के चारों ओर एक कक्ष में होती है, जो कि हमने बताया भी था, उसे हम परिक्रमण कहते हैं। पृथ्वी एक वर्ष या 365 दिन, और फिर है 365 दिन का 1/4 यानी कि 6 घंटे। तो पृथ्वी एक वर्ष या 365 दिन और 6 घंटे में सूर्य का एक चक्कर लगाती है। हम लोग एक वर्ष 365 दिन का मानते हैं,
तथा सुविधा के लिए 6 घंटे इसमें नहीं जोड़ते। अब देखो क्या कह रहा है, एक दिन का मतलब तुम समझे कि एक दिन का मतलब हम अभी पिछले भाग में हमने बताया कि एक दिन का मतलब कि 24 घंटा, और 24 घंटे का मतलब कि पृथ्वी जो है घूर्णन 24 घंटे में करती है, उसे हम एक दिन का नाम देते हैं। लेकिन जब पृथ्वी सूर्य के चारों ओर एक चक्कर पूरा कर लेती है तो उसे हम कहते हैं एक वर्ष। और एक वर्ष कितने दिन का हम मानते हैं, 365 दिन। दरअसल लेकिन जो देखो, लेकिन यहाँ पर पृथ्वी एक वर्ष यानी कि एक चक्कर पूरा करने में, मतलब एक परिक्रमण पूरा करने में 365 दिन के अलावा 6 घंटे एक्स्ट्रा लेती है। मतलब एक परिक्रमण पूरा होने में पृथ्वी का कितना समय लगता है, 365 दिन और 6 घंटे। लेकिन नॉर्मली हम मानकर चलते हैं कि एक वर्ष में 365 दिन होता है, तो ये 6 घंटे का क्या हुआ, तो ये 6 घंटे अगले 4 वर्षों में जोड़ दिए जाते हैं। 4 वर्ष कहने का मतलब कि जैसे देखो अभी 2023 चल रहा है, ठीक है, अभी 2023 चल रहा है। 1 जनवरी से मान लो 1 जनवरी 2023 से हमारी पृथ्वी सूर्य का परिक्रमण करना शुरू करती है, और इसका परिक्रमण कब पूरा होगा, 31 दिसंबर को। तो यहाँ से एक वर्ष हो गया। टाइम टोटल कितने लगे, 365 दिन और 6 घंटे। लेकिन एक वर्ष में हम कितना मानकर चलते हैं, 365 दिन। एक वर्ष में कितना मानकर चलते हैं, 365 दिन। तो ये 6 घंटे का क्या हुआ, तो ये 6 घंटे का क्या हुआ ना कि देखो अब यहाँ 2023 में हम इसको 6 घंटे को नहीं जोड़े, ये 2023 वाला भी 6 घंटा रहेगा, फिर 2024 वाला भी 6 घंटा रहेगा, 2025 वाला भी 6 घंटा रहेगा, और 2026 वाला भी 6 घंटा रहेगा। तो इस तरह से हम क्या कहेंगे कि 2026 में जब 2026 आएगी तो उसके फरवरी महीने में हम एक दिन जोड़ देंगे, यानी कि 28 दिन का फरवरी ना होकर 29 दिन का हो जाएगी। ठीक है, यानी कि ये जो 4 वर्ष का जो 6 घंटा हुआ, उस चौथे वर्ष में फरवरी में जाकर एक दिन जुट जाती है। इसलिए हर चौथा वर्ष में फरवरी जो है 29 दिन का होता है। लेकिन नॉर्मली अगर हम ऐसे बात करें तो फरवरी 28 दिन की होती है। ठीक है, तो वही बात यहाँ पर कह रहा है कि पृथ्वी की दूसरी गति जो सूर्य के चारों ओर कक्ष में होती है उसे परिक्रमण कहा जाता है। पृथ्वी एक वर्ष या 365 दिन और 6 घंटे में सूर्य का एक चक्कर लगाती है। हम लोग एक वर्ष 365 दिन को मानते हैं तथा सुविधा के लिए 6 घंटे इसमें नहीं जोड़ते। 4 वर्षों में प्रत्येक वर्ष के बचे हुए 6 घंटे मिलकर एक दिन यानी 24 घंटे के बराबर हो जाते हैं। इसके अतिरिक्त इसके एक दिन को जो 6 घंटे वाला जो हुआ उसको फरवरी के महीने में जोड़ दिया जाता है। इस प्रकार प्रत्येक चौथे वर्ष फरवरी माह 28 के बदले 29 दिन का होता है, और ऐसा वर्ष जिसमें 366 दिन हो जाता है उसे हम लीप वर्ष कहते हैं। ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, लीप वर्ष। यानी कि ऐसे तो नॉर्मली 365 दिन हुआ, लेकिन जब फरवरी में एक दिन ऐड कर लिया जाता है तो 29 दिन हो जाएगा। एक दिन ऐड कर लिया जाता है तो फरवरी 28 दिन के बदले 29 दिन का हो जाता है। तो उस दिन उस वर्ष 365 दिन ना होकर 366 दिन हो जाता है, और जिस वर्ष में 366 दिन होता है उसे हम लीप वर्ष कहते हैं। जैसे कि अभी जो 2024 आएगी ना, ये लीप वर्ष हो जाएगी। 2024 आएगी वो लीप वर्ष हो जाएगी, 2028 आएगी वो लीप वर्ष हो जाएगी, फिर उसके बाद 2032 आएगी वो लीप वर्ष हो जाएगी, क्योंकि ये तीनों में 366 दिन का वर्ष रहेगा। वैसे भी लीप वर्ष अगर तुम्हें पता करनी हो तो कोई भी वर्ष का 4 से डिवाइड कर दो। अगर 4 से पूरा पूरी कट जाता है तो लीप वर्ष होगा, और अगर 4 से पूरा पूरी नहीं कटता है तो लीप वर्ष नहीं होगा। जैसे कि अभी 2023 चल रही है, तो 2023 को अगर हम 4 से डिवाइड करते हैं तो ये 4 से नहीं कटेगी, यानी कि 2023 है ये लीप वर्ष नहीं है। ओके, अब देखो चित्र 3.3 से स्पष्ट है कि पृथ्वी दीर्घवृत्ताकार पथ पर सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। हमने पहले भी बताया कि दीर्घवृत्ताकार पर सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। ध्यान दीजिए कि पृथ्वी पूरे कक्ष में एक ही दिशा में झुकी हुई है, वही अपने अक्ष वाला।
जो हम बता रहे थे 66.5 डिग्री। ठीक है, जैसे कि यहाँ फिगर में देखो, यहाँ पर तुम देख सकते हो ये इस तरह से देखो, एक ही दिशा में झुकी हुई है हमारी पृथ्वी, जो इसका पोर्शन है ऐसा है, देख सकते हो इस तरह से, ऐसे ही है, देख रहे हो ना, यानी कि इसका अक्ष इस तरह से झुका हुआ है और ऐसे ही परिक्रमण ऐसे घूर्णन करते 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 सूर्य के चारों ओर परिक्रमण करती है। और इसका जो पथ है उसे हम दीर्घवृत्ताकार कहते हैं। ये जो दिख रहा है रास्ता, इसे हम क्या कहते हैं? दीर्घवृत्ताकार पथ कहते हैं, और कक्षा भी इसी को कहते हैं, जो कि हमने पहले भी बताया। अब देखो आगे क्या बता रहा है कि ध्यान दीजिए, पूरे कक्ष में पृथ्वी एक ही दिशा में झुकी हुई है। ठीक है, तो बिल्कुल एक ही दिशा में झुका हुआ है ना पृथ्वी, देख सकते हो इस तरह से, तुम देख सकते हो एक ही दिशा में पृथ्वी का झुकाव है। ठीक है, अब देखो, सामान्यतः एक वर्ष को गर्मी, सर्दी, वसंत एवं शरद ऋतुओं में बांटा जाता है। बिल्कुल, हमारे एक साल में गर्मी भी आती है, सर्दी भी आती है, वसंत भी आती है, शरद ऋतु भी आती है। ठीक है, ऋतुओं के परिवर्तन सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की स्थिति में परिवर्तन के कारण होता है। यानी कि ऋतु में परिवर्तन क्यों होता है? तो पृथ्वी का परिक्रमण के कारण, यानी कि पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है, उसके कारण पृथ्वी पर क्या होता है? ऋतुओं में परिवर्तन होता है। तो याद रखना, मस्ट इम्पॉर्टेंट है कि ऋतुओं में परिवर्तन पृथ्वी के किस गति के कारण होता है? तो परिक्रमण गति के कारण। और दिन और रात किस गति के कारण होते हैं? तो घूर्णन गति के कारण। यहाँ पर तुम्हें समझ में शायद ये वाला नहीं आया होगा कि शरद और सर्दी में क्या अंतर है। ठीक है, शरद और सर्दी में क्या अंतर है? तो सर्दी जो होता है ना, ठंडी का दिन होता है, और शरद जो ऋतु होता है ना, ये हम नॉर्मली बरसात वाले समय को कह सकते हैं। ठीक है, वैसे शरद अगर ज्यादा नहीं समझ में आए तो गूगल पे सर्च कर लेना। बाकी सर्दी और शरद एक नहीं होता है, शरद जो होता है मानसून वाला होता है, और सर्दी जो ठंडी के दिन होते हैं। ठीक है, आई होप यहाँ तक तुम्हें समझ में आई होगी। अब देखो क्या कह रहा है कि चित्र 3.3 में आप देखेंगे कि 21 जून को उत्तरी गोलार्ध सूर्य की तरफ झुका है। सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर सीधी पड़ती है। इसके परिणाम स्वरूप इन क्षेत्रों में ऊष्मा अधिक प्राप्त होती है। ध्रुवों के पास वाले क्षेत्रों में कम ऊष्मा होती है, क्योंकि वहां सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती है। उत्तर ध्रुव सूर्य की तरफ झुका हुआ होता है तथा उत्तरी ध्रुव रेखा के बाद वाले भागों पर लगभग 6 महीने तक लगातार दिन रहता है। चूंकि उत्तरी गोलार्ध के बहुत बड़े भाग में सूर्य की रोशनी प्राप्त होती है, इसीलिए विषुवत-वृत्त के उत्तरी भाग में गर्मी का मौसम होता है। 21 जून को इस क्षेत्र में सबसे लंबा दिन तथा सबसे छोटी रात होती है। पृथ्वी की इस अवस्था को उत्तरी अयनांत कहते हैं। ठीक है, अब हम इसे चित्र के माध्यम से समझेंगे कि क्या होता है उत्तरी अयनांत। अब देखो तुम यहां से कि किस तरह से उत्तरी ध्रुव जो है वो सूर्य की तरफ झुका हुआ है। उत्तरी ध्रुव यही ना, तुम देख सकते हो उत्तरी ध्रुव जो है सूर्य की तरफ झुका हुआ है। ठीक है, और दक्षिणी ध्रुव है सूर्य से दूर है। तुम अच्छे से देख सकते हो कि सूर्य से नजदीक कौन है? उत्तरी ध्रुव, और दूर कौन है? दक्षिणी ध्रुव। अब यहाँ पर क्या होती है कि अब तुम उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध तो समझते ही होगे कि पृथ्वी का इस तरह से विषुवत-वृत्त के ऊपरी भाग को उत्तरी गोलार्ध और निचली भाग को दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। हमने पार्ट 2 में बता दिया, तो ये सब हम फिर से नहीं बताने वाले हैं। ठीक है, तो अब हम यहाँ डायरेक्ट समझेंगे। देखो यहाँ पे क्या कर रहा है कि 21 जून को, ठीक है, 21 जून को क्या हो रहा है कि हमारी जो पृथ्वी है,
हमारी पृथ्वी का उत्तरी ध्रुव जो है वो सूर्य की तरफ झुका हुआ है। ठीक है, अब सूर्य की तरफ झुका हुआ है, जिसके कारण यहाँ पर क्या हो रहा है कि उत्तरी गोलार्ध में, मतलब इस वाले भाग पर बहुत ज्यादा सनलाइट आ रहा है। बहुत मतलब सनलाइट सीधा पड़ रहा है इस वाले भाग में। कहाँ पर? उत्तरी गोलार्ध में। उत्तरी गोलार्ध में सनलाइट एकदम सीधे पड़ रहा है पृथ्वी पर, और दक्षिणी गोलार्ध में तिरछा पड़ रहा है इस तरह से। ठीक है, तो अब जहां पर एकदम सीधा पड़ेगा सूर्य का प्रकाश, वहां पर तो तेज गर्मी होगी, होगी कि नहीं? और नीचे जो है कम तिरछा पड़ रहा है, तो यहाँ पर ठंडी होगी। यानी कि 21 जून को उत्तरी गोलार्ध वाले भाग में गर्मी का दिन होगा, और दक्षिणी गोलार्ध वाले भाग में ठंडी का दिन होगा। ठीक है, यानी कि उत्तरी गोलार्ध में जितने भी देश पड़ते हैं वहां पर गर्मी पड़ेगी, और नीचे दक्षिणी गोलार्ध में जितने भी देश आते हैं वहां पर ठंडी होगी। ठीक है, एक और बात कि यहाँ पर उत्तरी ध्रुव पर पूरी तरह से सनलाइट जा रहा है, तो उत्तरी ध्रुव पर क्या होता है कि दिन रात 24 घंटा सनलाइट यहाँ पर पड़ते रहेगा। तो उत्तरी ध्रुव पे 6 महीना तक लगातार दिन रहता है, और नीचे जो है दक्षिणी ध्रुव, यहाँ पर लगातार नहीं पड़ती है सूर्य का किरण दक्षिणी ध्रुव पर। तो इस दक्षिणी ध्रुव पर लगातार 6 महीने रात होगी। तो इसी वजह से ध्रुवों पर कोई जीवन नहीं है, ध्रुवों पर कोई इंसान का निवास नहीं होता है, क्योंकि ध्रुवों पर 6 महीने का दिन होता है और 6 महीने का रात होता है। तो तुम्हें समझ में आया होगा अच्छे से कि उत्तरी ध्रुव को जब उत्तरी ध्रुव झुका रहता है सूर्य की तरफ, तो उत्तरी गोलार्ध में गर्मी पड़ती है, और जस्ट उसके बिल्कुल विपरीत दक्षिणी गोलार्ध में ठंडी पड़ती है। क्यों? क्योंकि यहाँ सूर्य का किरण तिरछा पड़ रहा है, और उत्तरी गोलार्ध में सूर्य का किरण एकदम सीधा पड़ रहा है। इस वजह से उत्तरी गोलार्ध में गर्मी पड़ेगी, और नीचे दक्षिणी गोलार्ध में शीत ऋतु होगी। और 21 जून को दिन लंबा तथा रातें छोटी होती है। दिन लंबा तथा रातें छोटी होती है। तो अब तुम बताओ, हमारा देश भारत जो है उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। पृथ्वी के कहाँ पर स्थित है? उत्तरी गोलार्ध में। तो 21 जून को हमारे यहाँ गर्मी पड़ती है कि ठंडी पड़ती है? गर्मी पड़ती है। पड़ती है कि नहीं पड़ती है? बहुत तेज गर्मी पड़ती है। तो यही कारण है कि उत्तरी ध्रुव सूर्य की तरफ झुका होता है, और इसे हम उत्तरी अयनांत कहते हैं। अब देखो, दक्षिणी अयनांत बिल्कुल इसके विपरीत होगा। दक्षिणी अयनांत कब होता है? 22 दिसंबर को। ठीक है, 22 दिसंबर को दक्षिणी अयनांत। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या होता है कि दक्षिणी ध्रुव सूर्य की तरफ रहता है, यानी कि दक्षिणी ध्रुव पर सूर्य का किरण एकदम सीधा पड़ेगा। दक्षिणी ध्रुव पे तुम यहाँ से देख सकते हो, इधर एकदम थोड़ा सा ही सनलाइट जा रहा है, बाकी दक्षिणी ध्रुव पे पूरा एकदम सीधा जा रहा है। और जबकि उत्तरी ध्रुव का अगर तुम पोर्शन देखो तो एकदम बहुत कम भाग पे सूर्य का लाइट आ रहा है। ये जो नीले कलर की दिख रही है तुम्हें उत्तरी ध्रुव में, ये बस इतना ही सा लाइट आ रहा है, देख रहे हो ना? वो भी उत्तरी ध्रुव पर नहीं है, इधर ये वाला क्षेत्र में है। तो 22 दिसंबर में बिल्कुल ऐसे ही होता है, उल्टा इसके जो हम 21 जून को बताए थे। तो यहाँ 22 दिसंबर को क्या होता है कि दक्षिणी ध्रुवों पर सूर्य का किरण सीधा पड़ता है, जिसके कारण दक्षिणी गोलार्ध में गर्मी पड़ती है, और उत्तरी गोलार्ध में शीत ऋतु पड़ती है, यानी कि ठंडी पड़ती है। और इसी वजह से फिर यहाँ दक्षिणी गोलार्ध में 6 महीना दिन होता है, और यहाँ पर उत्तरी गोलार्ध में 6 महीना रात होता है। अब तुम बताना कि 22 दिसंबर को हमारे देश में गर्मी पड़ती है कि ठंडी? तो हमारा जो देश है उत्तरी गोलार्ध में, तो 22 दिसंबर को हमारे यहाँ, मतलब दिसंबर के महीने में अगर बोले तो हमारे यहाँ ठंडी पड़ती है। क्यों? क्योंकि उस समय दक्षिणी ध्रुव है वो सूर्य की तरफ सीधा होता है, जिस वजह से दक्षिणी गोलार्ध में सूर्य का प्रकाश तेज पड़ता है, और इधर उत्तरी गोलार्ध में तिरछा पड़ता है, इसलिए हमारे यहाँ भी ठंडी होती है। क्यों? क्योंकि उत्तरी गोलार्ध में ठंडी पड़ती है सूर्य के तिरछा किरण के कारण, और दक्षिणी गोलार्ध में गर्मी पड़ती है। यानी कि ऑस्ट्रेलिया और भारत की बात करें तो भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, और ऑस्ट्रेलिया जो है नीचे है, यानी कि दक्षिणी गोलार्ध में है। यानी कि हमारे यहाँ जब शीत ऋतु होती है तो ऑस्ट्रेलिया में गर्मी पड़ती है,
और अगर हमारे यहाँ ठंडी ग्रीष्म ऋतु है तो ऑस्ट्रेलिया में ठंडी पड़ेगी। तो इस तरह से तुम देख सकते हो कि पृथ्वी के परिक्रमण के कारण किस तरह से ऋतुओं में चेंजिंग हो रहा है, ऋतुओं में परिवर्तन हो रहा है। ठीक है, अब यहाँ देखो इस तरह से ये वाला भाग को हम थोड़ा सा आगे पढ़ लेते हैं। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा उत्तरी अयनांत। इसको मैं फिर से दोबारा पढ़ दे रही हूँ ताकि आपको चीजें बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। देखो आप देखेंगे कि 21 जून को उत्तरी गोलार्ध सूर्य की तरफ झुका होता है। बिल्कुल, सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर सीधी पड़ती हैं। वही उत्तरी गोलार्ध में ही होता है, कर्क रेखा होता है कि नहीं, जैसे कि विषुवत है तो यहाँ पे कर्क रेखा हो गया, तो कर्क रेखा पर सीधी पड़ती है, जिसके कारण इन क्षेत्रों में उष्मा अधिक होती है और ध्रुवों के पास वाले क्षेत्रों में कम उष्मा प्राप्त होती है, क्योंकि वहां सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती है। उत्तरी ध्रुव सूर्य की तरफ झुका होता है तथा उत्तरी ध्रुव रेखा के बाद वाले भाग पर 6 महीने तक लगातार दिन रहता है। चूंकि उत्तरी गोलार्ध के बहुत बड़े भाग में सूर्य की रोशनी प्राप्त होती है, इसलिए विषुवत के उत्तरी भाग में गर्मी का मौसम होता है और 21 जून को इस क्षेत्र में सबसे लंबा दिन तथा सबसे छोटी रात होती है। पृथ्वी की इस अवस्था को उत्तरी अयनांत कहते हैं। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी, नहीं आएगा तो कमेंट में करना। ठीक है, 22 दिसंबर को वही बात है कि 22 दिसंबर को दक्षिणी ध्रुव सूर्य की ओर झुका होने के कारण मकर रेखा पर सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती है। चूंकि मकर रेखा दक्षिणी गोलार्ध में है तो पड़ेगी ही, कर्क रेखा उत्तरी गोलार्ध में है। चूंकि सूर्य की किरणें मकर रेखा पर लंबवत पड़ती है, इसलिए दक्षिणी गोलार्ध के बहुत बड़े भाग में प्रकाश होता है। इसलिए दक्षिणी गोलार्ध में लंबे दिन तथा छोटी रातें होती है तथा दक्षिणी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु होती है। इसके ठीक विपरीत स्थिति में उत्तरी गोलार्ध में होती है, मतलब इसके ठीक विपरीत उत्तरी गोलार्ध में होता है, यानी कि दक्षिणी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु है तो उत्तरी गोलार्ध में सर्दी ऋतु होगी। और पृथ्वी की इस अवस्था को दक्षिणी अयनांत कहते हैं। तो क्या बोला है कि क्या आप जानते हैं कि ऑस्ट्रेलिया में ग्रीष्म ऋतु में क्रिसमस का पर्व मनाया जाता है। हमारे यहाँ ठंडी में क्रिसमस मनाया जाता है, तो ऑस्ट्रेलिया में ग्रीष्म ऋतु में क्रिसमस का पर्व मनाया जाता है 25 दिसंबर को। तो यही कारण है दक्षिणी अयनांत, यानी कि दक्षिणी ध्रुव सूर्य के सामने झुका होता है। अब देखो यहाँ पर क्या है, 21 मार्च और 23 सितंबर को सूर्य की किरणें विषुवत पर सीधी पड़ती है। कब कब? 21 मार्च और 23 सितंबर विषुवत पर सीधी पड़ती है। इस अवस्था में कोई भी ध्रुव सूर्य की ओर नहीं झुका होता है, इसलिए पूरी पृथ्वी पर दिन और रात बराबर होते हैं और इसे विषु कहा जाता है। ठीक है, इसे क्या कहा जाता है? विषु कहा जाता है। कब? 21 मार्च और 23 सितंबर को। देखो 23 सितंबर को उत्तरी गोलार्ध में शरद ऋतु होती है, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में बसंत ऋतु होती है। 23 क्या बोल रहा है? 23 सितंबर को उत्तरी गोलार्ध में शरद ऋतु, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में बसंत ऋतु होता है। और 21 मार्च को ठीक इसके विपरीत होता है। 21 मार्च को उत्तरी गोलार्ध में बसंत ऋतु होता है तथा दक्षिणी गोलार्ध में शरद ऋतु होता है। इस प्रकार स्पष्ट है कि पृथ्वी के घूर्णन एवं परिक्रमण के कारण दिन रात तथा ऋतुओं में परिवर्तन होता है। मतलब घूर्णन के कारण दिन रात और परिक्रमण के कारण ऋतुओं में परिवर्तन। तो इसके ये हमारी चैप्टर फिनिश होती है, यानी समाप्त होती है। लेकिन उससे पहले हम इसको फिर से थोड़ा समझ लेते हैं। देखो 21 मार्च और 23 सितंबर, यहाँ पर आ जाओ। 21 मार्च को एकदम विषुवत पर सीधा सूर्य का किरण पड़ता है, जिसके कारण पृथ्वी के सभी भागों में बराबर सूर्य का प्रकाश प्राप्त होता है। इसलिए क्या होता है कि यहाँ दिन और रात बराबर होती है, इसलिए दिन और रात बराबर होती है। और यहाँ पर उत्तरी ध्रुव में 21 मार्च को वसंत ऋतु होता है। 21 मार्च को बसंत ऋतु होता है, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में शरद ऋतु होती है। ठीक है, और इसके ठीक विपरीत 23 सितंबर को हमारे यहाँ शरद ऋतु होती है और दक्षिणी गोलार्ध में बसंत ऋतु होती है। क्यों?
क्योंकि यहाँ पर भी विषुवत वृत्त पर ही सूर्य का किरण पड़ता है। तो समझ में आया। हमारे यहाँ विषु मनाया जाता है 21 मार्च को, और दक्षिणी गोलार्ध में जो देश होंगे वहां पर विषु 23 सितंबर को मनाया जाता है। तो इस तरह से आई होप आपको समझ में आई होगी, और अगर नहीं आई है तो तुम कमेंट बॉक्स में लिखो, कंप्लेन करो कि हाँ आपके पढ़ाने से हमें समझ में नहीं आया, तो मैं भी देखूंगी कि कैसे तुम्हें मेरे पढ़ाने से समझ में नहीं आया है। तो चलो अब हम कक्षा को यहीं समाप्त करते हैं। ये देखो तुम्हारा होमवर्क है, अगर बनाना चाहो तो बना लेना खुद से, और नहीं बनाओगे तो मुझे बता देना, मैं सबका क्वेश्चन आंसर भी करा दूंगी। ठीक है, तो हम चलते हैं। बाय बाय, जय हिंद।